अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। हिस्ट्री ऑफ यूएसए के आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है द ग्रेट डिप्रेशन इन द न्यू डील। सो ग्रेट डिप्रेशन और न्यू डील के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें आने वाले तमाम जो है अहम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके तारीखी पस मंज़र हम देखेंगे, हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। देन हम इसके जो असरात थे, फौरी असरात, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो ग्रेट डिप्रेशन के यानी कि आगाज़ की वजूहात क्या थी, इसको हम देखेंगे। 1920 की दहाई में जो है वो रोइंग टोइटनेस क्यों कहा जाता है, इसको हम इस दहाई को यानी कि रोइंग टोइटनेस क्यों कहा जाता है, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस दहाई के इक्तिसादी और खुशहाली यानी कि खासियत को देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यू डील ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स को, कि न्यू डील के बुनियादी मकासद क्या थे। और इसके अलावा देखेंगे कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की क़यादत के अहम नुकात को। देन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू डील हम डिस्कस करेंगे। न्यू डील के रिलीफ प्रोग्राम में कौन से अहम प्रोग्राम शामिल थे और न्यू डील के बहाली प्रोग्रामों का मकसद भी डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ द न्यू डील के समाजी असरात क्या थे। न्यू डील ने अमरीकी यानी सियासत को किस तरह से तरतीब दिया और न्यू डील को किस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा। और लास्ट में हम कुछ यानी पॉइंट के साथ कंक्लूड करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन और न्यू डील के जो मजमूई असरात हैं, असर है, वो क्या है। So the Great Depression 1929 to 1939 was one of the most significant economic crises in American history, marked by severe downturn in the economy that led to widespread unemployment, poverty, and social upheaval. So in response to President Franklin D. Roosevelt implemented the New Deal, a series of the programs and the policies designed to provide relief, recovery, and reform. ठीक है। तो इसमें जो ग्रेट डिप्रेशन और न्यू डील है, जो कि 1929 टू 1939, तो अमरीकी तारीख में ये एक अहम इक्तसादी बहरान था, जिसका आगाज़ जो है वो ग्रेट डिप्रेशन के शदीद दौर के साथ हुआ था, जिसने वसी पैमाने के ऊपर बेरोजगारी को, गुर्बत को और समाजी बेचैनी को जन्म दिया था। तो इसके जवाब में सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने न्यू डील नाफिज की, जो प्रोग्राम और पॉलिसियों का एक सिलसिला था, जिसका मकसद क्या था कि राहत को, बहाली को और इसलाह फराम करना। तो इसके यानी इन तमाम इक़्तिसादी जो हुक्मरानी की पेचीदगियाँ हैं या बहरान के इंतज़ाम है, हुकूमत के किरदार हैं, समाजी बहबूद की पॉलिसियाँ हैं, इनकी तरक्की को उजागर करना और इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो हम ग्रेट डिप्रेशन के हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक बूम एंड बस्ट, तो इक़्तिसादी अरूज और ज़वाल। तो 1920 की दहाई में 1920 की दहाई को जो है वो रोयरिंग ट्वेंटीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो रोयरिंग ट्वेंटीज़ को क्यों कहा जाता है? इक़्तिसादी खुशहाली और सार्फियत की खसूसियत थी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन 1929 अक्टूबर में स्टॉक मार्केट के बहरान ने बड़ी ग्रेट डिप्रेशन का आगाज़ किया था, जिसकी वजह से मईशत में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आए। देन इमीडिएट इम्पैक्ट, फिर इसका फौरी असरात क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट, बैंक फेलियर एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये इसके असरात थे, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ी, यानी अपने अरूज पर बेरोजगारी तकरीबन 25% तक पहुंच गई, और जिसकी वजह से लाखों अमेरिकियों ने अपने यानी मुलाजमतों को और इसके लिए जो उनके होम से घर थे, वो भी उन्होंने इस एम्प्लॉयमेंट की वजह से खो दिए। उसके बाद बैंक फेलियर, बैंक नाकाम हुए, यानी हज़ारों बैंकों ने खराब सरमायाकारी की, सार्फ के एतमाद की कमी की वजह से ये नाकाम हो गए, एंड लीडिंग टू द लॉस ऑफ सेविंग फॉर मेनी अमेरिकन। और इसके अलावा इसके नतीजे में बहुत से अमरीकियों की बचत जो थी वो ज़ाया हो गई थी। और इसके बाद थर्ड इम्पैक्ट इसका क्या था कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बड़ी सतह के ऊपर गुर्बत फैल गई, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी और फिर उसकी वजह से गुर्बत भी बढ़ गई, यानी इक़्तिसादी तनज़ुली ने वसी सतह के ऊपर गुर्बत को जन्म दिया, जिसकी वजह से बहुत से ख़ानदान बुनियादी ज़रूरत की खरीदारी नहीं कर सके। तो हम नेक्स्ट पॉइंट अपना डिस्कस करते हैं न्यू डील के बारे में, ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका जायज़ा लेते हैं और इसके मकासद को डिस्कस करते हैं। तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की क़यादत कैसी थी? 1932 में मुंतखब होने वाले रोजवेल्ट का मकसद जो है वो बड़े ग्रेट डिप्रेशन से मुतासरा लोगों को फौरी राहत फराहम करना था, ठीक है। इसके अलावा स्टिमुलेट इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि इक़्तिसादी बहाली को तहरीक देना और फिर मुस्तक़बिल में इक़्तिसादी बहरानों से बचने के लिए इस्लाहत नाफिज करना, ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की लीडरशिप की खसूसियात थी और उनका मकसद था, ठीक है। देन की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू डील, फिर न्यू डील के अहम मकासद क्या थे? लोगों को रिलीफ देना, बेरोजगारों और गरीबों को फौरी इमदाद देना। उसके बाद रिकवरी है, यानी
کہ اقتصادی پالیسیوں کا مقصد معیشت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور جو اسٹرکچرل چینجز ہیں یعنی کہ مالیاتی نظام اور مزدور تعلقات میں سختی تبدیلیاں، تاکہ مستقبل کی جو گریٹ ڈپریشن ہے اس سے بچا جا سکے، فیوچر ڈپریشن سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد میجر کمپوننٹس آف دا نیو ڈیل، ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے میجر کمپوننٹس کو، نیو ڈیل کے اہم اجزاء کون سے ہیں۔ اس کے اندر ہے ریلیف پروگرام، سویلین کنزرویشن کارپس CCC to provide jobs for young men in environmental conservation project، کنزرویشن کور میں نوجوانوں کے لیے ماحولیات کے تحفظ کی منصوبہ بندی کی گئی، ملازمت ان کو فراہم کی گئی۔ اور اس کے علاوہ ہے فیڈرل ایمرجنسی ریلیف ایڈمنسٹریشن FERA، یہ دوسرا بڑا میجر جو ہے کمپوننٹ ہے نیو ڈیل کا، یعنی وفاقی ایمرجنسی ریلیف ایڈمنسٹریشن۔ اس نے بے روزگاروں کو براہ راست امداد فراہم کی۔ اور پبلک ورکس ایڈمنسٹریشن ہے PWA، تو فنڈڈ لارج اسکیل پبلک ورکس پروجیکٹ ٹو کریٹ جابز اینڈ امپروو انفراسٹرکچر، بڑے سطح کے پر عوامی کام کے منصوبوں کی مالی امداد کی تاکہ ملازمتیں پیدا کی جا سکیں اور بنیادی ڈھانچے کو بھی بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ریکوری پروگرامز ہیں کہ بحالی کے کون سے پروگرام شروع کیے گئے تھے۔ نیشنل انڈسٹریل ریکوری ایکٹ NIRA، ایگریکلچر ایڈجسٹمنٹ ایکٹ، اور اس کے علاوہ ریفارمز میئرز یعنی سوشل سیکیورٹی ایکٹ 1935، سیکیورٹی ایکسچینج ایکٹ 1935 اینڈ فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن FDIC۔ تو ریکوری پروگرامز کون سے تھے؟ نیشنل انڈسٹریل ریکوری ایکٹ تھا، ریکوری ایکٹ تھا NIRA، تو صنعتی ترقی کو تحریک دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو منصفانہ مزدور ہے ان کے طریقوں کے قیام کا مقصد بھی اس کے اندر شامل تھا۔ اور زرعی ایڈجسٹمنٹ ایکٹ ہے، یعنی فصلوں کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے کسانوں کو پیداوار میں کمی کرنے کی جو ہے وہ ادائیگی کی، اس طرح سے زرعی شعبے کو جو ہے مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ریفارمز میئرز ہیں، اصلاحی اقدامات جو اٹھائے گئے، تو سوشل سیکیورٹی ایکٹ بنایا گیا 1935 کا، ایک سماجی بیمہ پروگرام قائم کیا تاکہ بزرگوں کو، معذوروں کو اور بے روزگاروں کو مالی جو ہے وہ مدد فراہم کی جا سکے۔ اس کے بعد جو ہے سیکیورٹیز ایکسچینج ایکٹ ہے 1934 کا، تو اسٹاک مارکیٹ کو منظم کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ 1929 کے بحران کی وجہ بننے والے جو تھی یعنی کہ کیاس اریاں تھیں ان کے طریقوں کو بھی روک تھام کا مقصد اس کے اندر شامل تھا۔ فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن FDIC، تو اسٹاک مارکیٹ کو یعنی کہ منظم کیا گیا۔ پھر جو بینک کی یعنی کہ جمع داریاں تھیں، کلیکشن تھے، اس کو انشور کرنے کے لیے FDIC قائم کی گئی، جس کے نتیجے میں بینکنگ کے نظام کے اوپر عوام کا اعتماد بھی بحال ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس نیو ڈیل کے امپیکٹ کو کہ اس کے اثرات کیا رہے، سماجی اثرات کیا تھے۔ تو نیو ڈیل نے حکومت اور امریکی شہریوں کے درمیان جو تعلق تھا اس کو نمایاں طور پر تبدیل کیا، ٹھیک ہے، اور وفاقی حکومت کے کردار کو اقتصادی اور سماجی یعنی کہ بہبود میں بڑھایا۔ So it helped alleviate some of the suffering caused by the Great Depression, so the economy did not fully recover until World War II۔ تو یہ بڑی جو گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے ہونے والی کچھ مشکلات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوا تھا، حالانکہ معیشت کی مکمل بحالی دوسری جنگ عظیم تک نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نیو ڈیل کا امپیکٹ پولیٹیکلی دیکھتے ہیں کہ سیاسی اثرات اس کے کیا رہے۔ تو نیو ڈیل نے جو ہے وہ امریکہ کی سیاست کو دوبارہ ترتیب دیا اور ڈیموکریٹک پارٹی کو اصلاحات و ترقی پسند پارٹی کے طور پر بھی مستحکم کیا۔ اس کے علاوہ it garnered support from various groups including labor unions, minorities and farmers، یعنی اس نے مختلف گروپوں جیسے کہ مزدور یونین ہیں، اقلیتیں ہیں اور کسان ہیں، ان کی حمایت حاصل کی۔ اس کے بعد اس کے اوپر کرٹیسزم کیا گیا، اس کے اوپر تنقید کی گئی، اس کی مخالفت کی گئی۔ اپنی کامیابیوں کے باوجود نیو ڈیل نے مختلف حلقوں سے تنقید کا سامنا کیا۔ کنزرویٹو اپوزیشن اس کے اندر کیا ہے کہ اپنی کامیابیوں کے باوجود اس نے تنقید کا سامنا کیا، اور بہت سے محفوظ یعنی کہ جو کنزرویٹیو تھے انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ نیو ڈیل نے وفاقی حکومت کی طاقت کو بہت زیادہ بڑھایا ہے اور سرمایہ داری کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد لیفٹ ونگ کرٹیسزم، یعنی کہ کچھ ترقی پسندوں کا خیال تھا کہ روزویلٹ کے اقدامات جو ہیں وہ اقتصادی عدم مساوات کے مسائل کے حل میں کافی نہیں ہیں۔ ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ گریٹ ڈپریشن اور نیو ڈیل جو امریکی تاریخ کا ایک اہم جو ہے چیپٹر ہے، جو اقتصادی بحرانوں کے دوران حکومت کے جواب کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ نیو ڈیل لیگیسی کنٹینیو ٹو انفلوئنس امریکن سوشل پالیسیز اینڈ اکنامک گورننس ٹوڈے۔ اس میں جو نیو ڈیل کی وراثت ہے وہ آج بھی امریکی سماجی پالیسیوں اور اقتصادی حکمرانی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس دور کا مطالعہ کرنا کہ مؤثر حکمرانی اور اقتصادی انتظام اور قومی چیلنجز کا سامنا کرنے میں جو ہے وہ سماجی بہبود کے نظام کی اہمیت کو سمجھنے کا جو ہے یہ تمام پہلو جو ہیں وہ موقع فراہم کرتے ہیں۔
तो हमने समराइज करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है ग्रेट डिप्रेशन और न्यू डील के अपने इस टॉपिक में, कि ग्रेट डिप्रेशन के आगाज़ की वजूहत को हमने डिस्कस किया कि वजूहत क्या थी। ग्रेट डिप्रेशन के आगाज़ का जो आगाज़ था वो स्टॉक मार्केट के बहरान की वजह से, ख़राब बैंककारी निज़ाम और सरमायाकारी की गैर मुस्तहकम सूरत हाल की वजह से हुआ था। 1920 की दहाई को जो है वो रोरिंग ट्वेंटीज़ क्यों कहा जाता है? इस दहाई को इक़्तिसादी खुशहाली, सार्फियत और सकाफ़ती तब्दीलियों की वजह से जो है वो रोरिंग ट्वेंटीज़ कहा जाता है, जो अमेरिकी तारीख़ का एक अहम यानी शानदार दौर था। ठीक है? उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन के इब्तदाई असरात को हमने डिस्कस किया कि इब्तदाई असरात क्या थे। ग्रेट डिप्रेशन के इब्तदाई असरात में बेरोज़गारी बढ़ी थी, बैंकों का निज़ाम नाकाम हुआ था और बड़ी सतह के ऊपर गुर्बत भी शामिल थी। ठीक है? उसके बाद हमने न्यू डील ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स देखे कि न्यू डील के बुनियादी मकासद क्या थे। न्यू डील के बुनियादी मकासद में रिलीफ था, बहाली थी, इस्लाहात शामिल थी, जिसका मकसद बेरोज़गार जो लोग थे उनकी मदद करना था, इक़्तिसादी तरक्की की बहाली भी था और मालियाती निज़ाम की इस्लाह करना भी शामिल था। ठीक है? उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट की क़यादत के अहम नुकात क्या थे। तो उनकी क़यादत में फ़ौरी इमदाद, इक़्तिसादी बहाली और इसके अलावा मुस्तक़बिल के इक़्तिसादी बहरानों से बचने के लिए इस्लाहात के ऊपर ज़ोर दिया गया था। ठीक है? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू डील हमने डिस्कस किए कि न्यू डील के रिलीफ प्रोग्रामों में कौन से अहम प्रोग्राम शामिल थे। द न्यू डील के रिलीफ प्रोग्रामों में सिविलियन कंजर्वेशन कोर, वफाकी इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन FERA और इसके अलावा पब्लिक वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन PWA शामिल थे। ठीक है? देन हमने पॉइंट देखा कि न्यू डील के बहाली प्रोग्रामों का मकसद क्या था। तो न्यू डील के बहाली प्रोग्रामों का मकसद इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना था और सनती और ज़राई शोबों की बहाली करना था। न्यू डील के इस्लाही इक़दामात में कौन से अहम क़वानीन शामिल थे? न्यू डील के इस्लाही इक़दामात में सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 और सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट 1934 शामिल थे। इम्पैक्ट ऑफ द न्यू डील हमने डिस्कस किया कि न्यू डील के असरात क्या थे समाजी लिहाज से या पॉलिटिकली। तो न्यू डील ने हुकूमत और शहरियों के दरमियान ताल्लुक को तब्दील किया और हुकूमत के किरदार को बढ़ाया, समाजी बहबूद में भी इजाफा किया। न्यू डील के सियासी असरात क्या थे? न्यू डील ने अमरीकी सियासत को दोबारा तरतीब दिया, डेमोक्रेटिक पार्टी को इस्लाहात की पार्टी के तौर पर मुस्तहकम किया और मुख्तलिफ ग्रुपों की हमायत हासिल की। ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि न्यू डील को किस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ा। तो न्यू डील की जो कंजर्वेटिव थे और तरक्की पसंद थे, वो दोनों हलकों से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ ने उसके असर रसूख को बहुत ज़्यादा समझा और कुछ ने उसे नाकाफ़ी करार दिया। फिर ग्रेट डिप्रेशन और न्यू डील के मजमूई असरात हमने लास्ट पे देखे। तो ग्रेट डिप्रेशन न्यू डील ने अमरीकी तारीख में हुकूमत की जानिब से इक़्तिसादी बहरान के जवाब का एक अहम यानी चैप्टर तश्कील दिया और आज भी उसके असर जो है वो समाजी पॉलिसियों के ऊपर, इक़्तिसादी हुक्मरानी के ऊपर मौजूद है। तो हमने डिस्कस किया है अपना टॉपिक ग्रेट डिप्रेशन एंड द न्यू डील 1929 टू 1939। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।